आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद पूनिया सर पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। जो बच्चे टेक्निकल भर्तियों की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल के साथ हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा YouTube के ऊपर चैनल है टेक्निकल विद पूनिया सर के नाम से, जो आपको टेक्निकल जो भर्तियां आती है उनका पूरा सिलेबस YouTube के ऊपर फ्री में करवा रहे हैं और साथ में हर चैप्टर के MCQ हम आप बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जो बच्चा हरियाणा के अंदर अब आने वाली भर्तियां हैं टेक्निकल की, जिसके अंदर हमारे एसए है, लाइनमैन है, उनकी वैकेंसी आने वाली है। अगर उनकी तैयारी अच्छे तरह से करना चाहता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकता है। हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आप बच्चों के लिए जितना सिलेबस था उसकी कंप्लीट थ्योरी प्लस में उसके MCQ क्वेश्चन करवा दिए हैं और साथ में हमारी एक सीरीज चली हुई है 2000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसके हमने 25 से 26 क्लासें कर ली है और एक सीरीज और स्टार्ट कर रखी है हमने आप बच्चों के लिए। हम आप बच्चों को प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, हर संडे को एक प्रैक्टिस सेट देंगे आपको। तो 20 से 25 प्रैक्टिस सेट हम आप बच्चों को देंगे, जिसके अंदर हमारे टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। जैसे HSC का पेपर आएगा वैसा ही मॉक टेस्ट हम आप बच्चों को हर संडे को उपलब्ध करवाएंगे, जिसके अंदर हमारे 10 कंप्यूटर के, 20 हरियाणा प्लस इंडिया जीके के क्वेश्चन और 70 जो हमारा टेक्निकल का सिलेबस है, जिसके अंदर हमारे टेक्निकल क्वेश्चन है, मैथ है, साइंस है, वो क्वेश्चन करवाएंगे। तो इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट आप बच्चों को उपलब्ध करवा दिए हैं उसके ऊपर। तो लगातार हमारे प्रैक्टिस सेट आप बच्चों को यूट्यूब के चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। अगर ये आपको अच्छे प्रकार से समझ में आते हैं, आपका कितना स्कोर बना प्रैक्टिस सेट के अंदर है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर कोई सुधार की जरूरत है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जो बच्चा बैच लेने में असमर्थ है उन बच्चों के लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री में टेक्निकल भर्तियों का पूरा सिलेबस करवा दिया है, हर हर चैप्टर के MCQ क्वेश्चन करवा दिए। आज हम पढ़ेंगे, हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 5, इससे पहले 4 हमने कर लिए है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 5 है। और ये स्पेशल जो बच्चे हरियाणा के अंदर ALM की और SC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट है। तो शुरू करते हैं हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5। प्रतिरोध किसका उदाहरण है? तो किसके बारे में पूछा? प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ये काम क्या करता है? धारा के रास्ते में बाधा करता है। क्या करता है? धारा के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है। क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है प्रतिरोध। तो पूछा जो प्रतिरोध है वो किस प्रकार का घटक है? तो हमारे प्रतिरोध का क्या होता है? सिंबल R से हम इसको क्या डिनोट करते हैं। इकाई क्या होती है इसकी? इकाई भी पेपर के अंदर काफी बार पूछी जा चुकी है। तो इकाई क्या होती है इसकी? ओहम होती है। क्या होती है? ओहम होती है। द्विपार्श्विक घटक है, यानी दोनों दिशाओं में काम करता है। सक्रिय घटक है, निष्क्रिय घटक है, A व C दोनों। तो ये क्या है? द्विपार्श्विक घटक है। इसको किसी साइड से आप सप्लाई दो, इसकी प्रॉपर्टी में क्या होगा? कोई भी चेंज नहीं होगा। तो क्या ये द्विदिशी का उदाहरण है? सक्रिय घटक नहीं है, निष्क्रिय घटक है। ये क्या है? निष्क्रिय घटक। सक्रिय घटक कौन से होते हैं? जो लगातार ऊर्जा देने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। क्या होते हैं ये? ऊर्जा देने में सक्षम होते हैं। ऊर्जा देने में सक्षम लंबे समय तक। जैसे हमारे पास क्या हो गया? सेल है और बैटरी है। और निष्क्रिय घटक कौन से होते हैं? निष्क्रिय घटक वो घटक होते हैं जो ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। जैसे R है, L है और C। ये क्या है? निष्क्रिय घटक है। ये लंबे समय तक ऊर्जा का उपभोग करते हैं, ये हमें ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करवा सकते। परिपथ में धारा के प्रवाह का विरोध कौन करता है? जो सर्किट के अंदर क्या चल रही है? धारा चल रही है, उसका विरोध कौन करता है? कंडक्टेंस करता है, वोल्टेज करती है, रेजिस्टेंस करता है, इंडक्टेंस करता है। तो सर्किट के अंदर धारा के रास्ते में बाधा कौन उत्पन्न करता है? तो रेजिस्टेंस करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। कंडक्टेंस क्या करता है? सहायता करता है। क्या करता है? सहायता। तो कंडक्टेंस और प्रतिरोध एक दूसरे क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। प्रतिरोध को R से लिखते हैं और इसका सूत्र क्या होता है? V बटे में I। वोल्टेज बटे में करंट, इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं? निकालते हैं।
संधारित्र को कभी भी किसमें कूटबद्ध नहीं किया जा सकता। किसको? संधारित्र को कभी भी किसमें कूटबद्ध नहीं किया जा सकता। यानी जो हमारे पास संधारित्र होता है, जो चार्ज स्टोर करता है, उसको कभी भी नहीं लिख सकते हम। तो किसके अंदर नहीं लिख सकते? कैपेसिटर को। तो कैपेसिटर के काम क्या होते हैं? पंखे के अंदर ये एक फेज को दो फेज में विभक्त करता है या बांटता है। इसका प्रयोग पावर फैक्टर सुधारने के लिए भी किया जाता है। किलो फेराड में, नैनो फेराड में, माइक्रो फेराड में या पिको फेराड में। तो संधारित्र की इकाई क्या होती है? फेराड होती है। क्या होती है? फेराड। तो इसको हम क्या भी नैनो में भी लिख सकते हैं, माइक्रो में भी लिख सकते हैं और पिको फेराड में भी लिख सकते हैं। इसको कभी भी किस में नहीं लिख सकते? किलो फेराड में ये कभी भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। डीसी मशीन की चाल किसके द्वारा मापी जाती है? तो जो डीसी मशीन होती है, ये क्या करती है? मशीन का काम क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो जो डीसी मशीन की चाल किसके द्वारा मापी जाती है? वोल्टमीटर के द्वारा, एम्पियर मीटर के द्वारा, मल्टीमीटर के द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए वोल्टमीटर से क्या मापते हैं हम? वोल्टमीटर से मापते हैं वोल्टेज। क्या मापते हैं? वोल्टेज मापते हैं वोल्टमीटर से। एम्पियर मीटर से क्या मापते हैं? एम्पियर मीटर से मापते हैं धारा। क्या मापते हैं? धारा। मल्टीमीटर से क्या मापते हैं? धारा मापते हैं, वोल्टेज मापते हैं और क्या मापते हैं? प्रतिरोध। और क्या चीज मापते हैं? प्रतिरोध। इसलिए इसको मल्टीमीटर को क्या बोला जाता है? AVO मीटर बोला जाता है। AVO मीटर बोला जाता है, एम्पियर, वोल्टेज और ओहम मीटर। तो टैकोमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं? जो मोटर चल रही है उसकी शाफ्ट की क्या मापते हैं? गति मापते हैं। किसके द्वारा? टैकोमीटर के द्वारा। या किसके द्वारा भी मापते हैं? स्पीडोमीटर के द्वारा। किसके? स्पीडोमीटर। इसे भी हम क्या करते हैं? गति मापते हैं। डीसी शंट मोटर की पोलैरिटी विपरीत किए जाने पर मोटर, क्या कह रहा है भाई? डीसी शंट मोटर के पोलैरिटी विपरीत किए जाने पर मोटर में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो डीसी शंट मोटर का प्रयोग कहां पे किया जाता है? जहां नियत गति की जरूरत हो। जहां नियत गति की जरूरत हो। और इस मोटर को कभी भी लोड के साथ नहीं चलाना चाहिए। किसके साथ? लोड के साथ नहीं चलाना चाहिए। अगर लोड के साथ चला लिया तो जो इसकी फील्ड वाइंडिंग है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित नहीं हो पाएगा। तो इस मोटर के ऊपर तब तक लोड संयोजित नहीं किया जाता जब तक क्या नहीं किया जाती, इसकी जो फील्ड वाइंडिंग वो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित नहीं कर पाती। जैसे इसने चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर लिया, इसके साथ हम लोड जोड़ सकते हैं और लोड जोड़ने के बाद इसकी गति में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो इसकी गति में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। तो हमारे पास कौन सी होती है? डीसी शंट मोटर होती है। 3 बिंदु और 4 बिंदु स्टार्टर का इसको चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टार्ट नहीं होगी, उल्टी दिशा में चलेगी, समान दिशा में चलेगी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या करेगी? जब हमने इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी तो मोटर क्या करेगी? उल्टी दिशा में चलेगी। किसमें चलेगी? उल्टी दिशा में चलेगी। डीसी मशीन के यांत्रिक हानि के अंतर्गत क्या आता है? तो दो डीसी मशीन के अंदर यांत्रिक हानि आती होती है, उसके अंदर क्या आता है? तो यांत्रिक हानि क्या होती है? क्योंकि मोटर एक घूमने वाला यंत्र होता है या उपकरण होता है जिसके अंदर क्या होती है भाई? घर्षण हानि होती है। तो ये मॉक टेस्ट आप जरूर लगा के देखना, आप बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और जो आपका पेपर होगा उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन प्रैक्टिस सेट से देखने को मिलेंगे। तो आपने देखना भी है और साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसको क्या करना है? शेयर करना है, ताकि सभी बच्चे प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। डीसी मशीन के यांत्रिक हानि के अंतर्गत क्या आता है? भंवर धारा हानि आती है, अक्षेत्र हानि आती है, वायु घर्षण हानि आती है, आर्मेचर हानि आती है। तो इसके अंदर हमारी कौन सी आती है? वायु घर्षण हानि आती है। कौन सी आती है? वायु घर्षण हानि किसके अंदर आती है? यांत्रिक हानि के अंतर्गत आती है। डीसी जनरेटर में पूर्ण भार हानि में क्या है? डीसी जनरेटर में पूर्ण भार हानि में लगभग 30 से 40% योगदान रहता है। जब जनरेटर क्या भाई फुल लोड पे चल रहा है तो उसके अंदर लगभग 30 से 40% योगदान कौन सी हानि का होता है? अक्षेत्र हानि का होता है,
आर्मेचर आनी का होता है, हिस्टैरिसीस आनी होती है, या उपरोक्त सभी का होता है? तो कौन सी आनी का सबसे ज्यादा 30 से 40% योगदान रहता है? तुम्हारे किसका रहता है भाई? ये रहता हमारे पास आर्मेचर आनी का। किसका रहता है? आर्मेचर आनी का। ऑप्शन नंबर बी। किसका रहता है? आर्मेचर आनी का योगदान रहता है। विद्युत ट्रैक्शन में किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो किसके अंदर है? विद्युत ट्रैक्शन में किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रैक्शन कार्य के लिए हमें वो मोटर चाहिए जिसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो? उच्च हो। तो उस मोटर का चयन किया जाता है ट्रैक्शन कार्य के लिए, क्रेन के लिए, जिस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो? उच्च हो। इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है, शंट मोटर डीसी, श्रेणी मोटर डीसी, उपरोक्त सभी। तो विद्युत ट्रैक्शन कार्य के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम करते हैं श्रेणी डीसी मोटर का। डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग करते हैं। इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? इसका टॉर्क क्या होता है? उच्च होता है। और बिना लोड के इस मोटर को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि अधिक गति होने के कारण इसकी वाइंडिंग क्या है? जल सकती है। डीसी श्रेणी मोटर की चाल किस पद्धति द्वारा नियंत्रित की जा सकती है? तो डीसी श्रेणी मोटर को चलाने के लिए हमारे पास क्या होता है? दो बिंदु स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? दो बिंदु स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर OLC नहीं लगी होती। स्टार्टर के अंदर ओवरलोड क्वाइल या ओवरलोड रिले नहीं लगा होता। तो डीसी श्रेणी मोटर की चाल किस पद्धति द्वारा नियंत्रित की जा सकती है? अक्षेत्र डाइवर्ट, फील्ड डाइवर्ट विधि द्वारा, आर्मेचर डाइवर्ट विधि द्वारा, टैप्ड विधि द्वारा, या उपरोक्त सभी। तो इन तीनों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इसकी गति में परिवर्तन कर सकते हैं। एक होती है हमारे पास सप्लाई वोल्टेज। कौन सी? सप्लाई वोल्टेज के द्वारा भी। इसके द्वारा? सप्लाई वोल्टेज द्वारा। और एक समानांतर सीरीज, समानांतर सीरीज वाइंडिंग। तो इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? इसकी गति को परिवर्तन कर सकते हैं। तो इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इसकी गति का नियंत्रित कर सकते हैं। स्टेरिसिस लूप किस क्षेत्र को निरूपित करता है? तो हमारे पास कौन सा भाई? स्टेरिसिस लूप। तो स्टेरिसिस लूप हमारे किस किस के बीच में बनता है? ये हमारे बनता है बी और एच के बीच में। किसके? बी और एच के बीच में। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसके बीच में हमारा ये बनता है। इस प्रकार से हम इसको क्या है? दर्शाते हैं। हमारे पास क्या होता है भाई? हिस्टैरिसीस लूप होता है। तो कुल करोड़ आनी होती है, हिस्टैरिसीस आनी होती है, तांबा आनी होती है, या उपरोक्त सभी। ये लूप जितना बड़ा होगा, क्या होगा? ये लूप जितना बड़ा होगा उतनी हमें क्या होगी? हिस्टैरिसीस आनियां अधिक होगी। तो किसको निरूपित करता है ये हिस्टैरिसीस आनी को क्या करता है? निरूपित करता है। 8 पोल जनरेटर 750 आरपीएम पर चल रहा है। आर्मेचर वाइंडिंग में आवृत्ति होगी। तो हमारे पास क्या एक जनरेटर है जिसके अंदर कितने? 8 पोल हैं, 750 आरपीएम पर चल रहा है। आर्मेचर आवृत्ति होगी। किसके बारे में पूछा है? आवृत्ति के बारे में पूछा है। तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है N बराबर में 120 F बाई P। ये हमारे पास क्या होती है? ये हमारे पास है गति। क्या होती है? गति। ये हमारे पास है पोल। और ये हमारे पास क्या है? एफ आवृत्ति। क्या है? आवृत्ति। तो यहां से हमने क्या निकालना भाई? इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे क्या? बराबर में 120 गुणा में एफ बटे में पी। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? अब इनकी आर पार गुणा करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एन गुणा में पी बराबर में 120 गुणा में एफ। तो हमने क्या निकालना है? आवृत्ति निकालनी है। आवृत्ति निकालने तो स्पीड कितनी दी हुई है? 750 दी हुई है। गुणा में पोल कितने दिए हुए हैं? 8 बटे में एंगल कितना है? 120 डिग्री। 0 से 0, 4 पे, 3 पे, ये कितने पे कट गया? 25। तो हमारे पास कितनी आ गई है? 100 HZ।
750 गुणा में 8 बटे में 120। 0 से 0 कट गई है, ये कटेगा 4 पे, ये कटेगा 6 पे, ये कटेगा 3 पे, ये कटेगा 2 पे और ये कटेगा 3 पे, ये कटेगा 25 पे। तो हमारे पास कितनी आ गई है 50 HZ। तो दोबारा से कर लेते हम। हमारे पास गति कितनी थी 750 थी, पोल कितने थे 8 थे, एंगल कितना 120 डिग्री है। 0 से 0 कैंसिल होगी, 2 से काटेंगे 4 पे, 2 से काटेंगे 6 पे, 2 से काटेंगे 2 पे, 2 से काटेंगे 3 पे, 3 से काटेंगे कितने पे 25 पे, 25 दूनी 50। तो हमारे पास कितनी आ गई है 50 HZ आ गई है। कितनी आ गई है 50 HZ आवृत्ति आ गई है। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं? जो हमारे पास क्या होती है स्लिप रिंग मोटर होती है, उसमें कितने स्लिप रिंग होते हैं? 4 होते हैं, 5 होते हैं, 3 होते हैं, 6। तो स्लिप रिंग मोटर का टॉर्क क्या होता है भाई आई होता है। स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है उच्च होता है। तो इसके अंदर कितने स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है? तो स्लिप रिंग प्रेरण मोटर के अंदर 3 स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है। कितने का? 3 स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है। डीसी मशीन में कम्यूटेटर निम्न में से कौन सा कार्य करता है? कम्यूटेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? दिक् परिवर्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिक् परिवर्तक। क्या बोला जाता है? दिक् परिवर्तक। दिक् का मतलब दो और परिवर्तक का मतलब बदलने वाला, जो दो चीजों को क्या करता है बदलता है। एसी को डीसी में रूपांतरित करता है। बिल्कुल एसी को डीसी में बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डीसी को एसी में रूपांतरित करता है बिल्कुल। तो ये दोनों ही काम क्या करता है? कौन करता है? कम्यूटेटर करता है। क्या करता है? एक का प्रयोग जनरेटर में होता है और एक का प्रयोग मोटर के अंदर होता है। तो एसी को डीसी में और डीसी को एसी में बदलने के लिए कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है। एक 110 वोल्टेज डीसी मशीन में शंट फील्ड प्रतिरोध 400 ओम पाया जाता है। तो शंट फील्ड करंट का मान होगा। तो वोल्टेज कितनी दी हुई है? 110 दी हुई है। शंट फील्ड प्रतिरोध कितना? 440 ओम है। शंट फील्ड करंट बताना हमने। तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है V बराबर में I गुणा में R। तो यहां से हमने क्या निकालना भाई? R निकालना है। क्या निकालना है? I निकालना। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बटे R। और ये क्या दिया? शंट का दिया हो तो कितना है? 110 बटे में 440। 0 से 0, ये 1 पे, ये कितने पे कट गया? 4 पे। तो ये हमारे पास कितना हो गया? 1 बटे 4। भागने जा रहा है तो क्या लगी? पॉइंट लगी। कितने हो गए? 10, 2 पे गया, कितने बच गए? 2। ऊपर से उतारी 0, कितने हो गए? 20, 5 के 20। तो 0.25 एम्पियर कितना आएगा? 0.25 एम्पियर हमारे पास क्या जाएगा? धारा का मान आ जाएगा। डीसी मोटर के बिना लोड की गति। डीसी मोटर की बिना लोड की गति 2000 आरपीएम है और फुल लोड पर गति 1900 आरपीएम है। तो इसका वोल्टेज विनियमन कितना होगा? वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में पूछा है। तो हमारे पास क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू क्या होता है? तो हमारे पास होता है नो लोड स्पीड माइनस में फुल लोड स्पीड बटे में नो लोड स्पीड गुणा में 100। तो ये हमारे पास होता है नो लोड पे हमारे पास कितनी है? 2000 है। कितनी है? 2000 है। फुल लोड पे कितनी है? 1900 है। बटे में नो लोड पे कितनी है? 2000 है। गुणा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 2000 में से 1900 गए, कितने बच गए? 100 बच गए। और 100 बटे में 20, 0 से 0 कितने पकड़ गया? 5%। कितनी आई है? जो वोल्टेज रेगुलेशन है हमारे पास कितना है? 5% आया है। या स्पीड रेगुलेशन, जो भी पूछे स्पीड रेगुलेशन हो या वोल्टेज रेगुलेशन, हमारे पास कितना आया है? 5% आया। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन।
बैटरी में किसी पदार्थ के रासायनिक समकक्ष वजन को निर्धारित किससे किया जा सकता है? तो क्या भाई बैटरी में किसी पदार्थ के रासायनिक समकक्ष वजन को निर्धारित किससे किया जा सकता है? लेंज के नियम से, फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, या पास्कल का नियम? तो किसके द्वारा बैटरी का? तो ये हमारे पास फैराडे का नियम था। कौन सा? फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम। तो जब भी किसी रासायनिक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो उसमें जो मुक्त हुआ द्रव्यमान का जो रासायनिक तुल्यांक होता है वो क्या होता है? समय के साथ सीधे अनुपात में होता है। डीसी जनरेटर पोल शूज पोल के साथ किस प्रकार बंधे होते हैं? तो क्या बंधे होते हैं? जो पोल शूज होते हैं हमारे पास डीसी जनरेटर के अंदर, जो पोल शूज होते हैं, तो आगे की आकृति इनकी शूज ऐसी बनाई जाती है। कैसी बनाई जाती है? शूज ऐसी बनाई जाती है ताकि इसके ऊपर वाइंडिंग आसानी से ठहर जाए। और दूसरा क्या भाई, जो चुंबकीय पथ है उसको एक समान रास्ता मिल जाए। तो ये हमारे पास क्या होता है? ये होते हैं पोल। क्या होते हैं? ये पोल। ये पूछा, ये पोल इसके साथ किस प्रकार बांधे जाते हैं? वेल्डिंग किए जाते हैं, काउंटर शंक स्क्रूज के द्वारा बांधे जाते हैं, रिवेट के द्वारा जोड़े जाते हैं, या ब्रेजिंग के? ब्रेजिंग हमारे पास क्या होता है भाई? उच्च तापमान पे सोल्डरिंग करना। किस पे? उच्च तापमान पे सोल्डरिंग करना। तो हमारे किसके साथ बंधे होते हैं? काउंटर शंक स्क्रूज के द्वारा ये बंधे होते हैं पोल शूज से। एक स्टार 3 फेज सर्किट का फेज वोल्टेज 240 वोल्टेज है, तो लाइन वोल्टेज कितना हुआ? कौन सा कनेक्शन है? स्टार कनेक्शन है। तो ये हमारे पास आर है, ये वाई है, और ये बी है, और ये हमारे पास क्या है? एन है। तो फेज वोल्टेज क्या होता है? एक न्यूट्रल व फेज के बीच मापा गया वोल्टेज। तो ये हमारे पास क्या होता है? वीपीएच होता है। क्या होता है? वीपीएच। और दो फेजों के बीच जो वोल्टेज मापा जाएगा हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है वीएल, लाइन वोल्टेज। अब कह रहा है एक स्टार 3 फेज सर्किट का फेज वोल्टेज 240 वोल्टेज है, तो लाइन वोल्टेज होगा। तो स्टार के अंदर हमारे पास क्या होता है? वीएल बराबर में होता है अंडर द रूट 3 वीपीएच। ये हमारे पास क्या होता है? डेल्टा के अंदर तो बराबर होता है, स्टार के अंदर ये होता है। तो वी एल बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो 3 का रूट निकालें तो 1.732 आ जाएगा। गुना में कितना है? 240 है। तो गुना में कितना है? 240 है। तो इसकी गुना आपने करनी है, तो इसके बटे में कितना आ गया? 1000 आ गया। 0 से 0 कैंसिल होगी, 12 पे ये कितने पे कट गया? 50 पे। ये 6 पे, ये कितने पे कट गया? 25 पे। 6 दूनी 12, एक 6 3 18 और एक 19, 17 का 102, 102 और एक 103, भाग में 25, 25 चौका 100, 3 9 हो गया, 25 एकम 25, कितने बच गए? 14, 25 का 150, 25 पंजा, तो हमारे पास 415 वोल्टेज के करीब आ रहा है। दोबारा से गुणा, 6 दूनी 12, 6 3 18 और एक 19, 17 का 2 103, 25 चौका 100, तो 3 बच गए, ऊपर से उतारा 9, 25 कम 25, तो कितना हमारे पास? 1.732 गुणा में 240 बटे में 1000 पॉइंट हटाएंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गई है। ये कटेगा 12 पे, ये कटेगा 50 पे, ये कटेगा 6 पे, ये कटेगा 25 पे। 6 दूनी 12, एक 6 3 18 और एक 19, आशी लगी एक 7 6 42 और एक 43, 4 6 कम 6 और 4 10, 10 392 भाग में 25, 25 चौका 100, 3 9, 25 एकम 25, 4 बच गया, और यहाँ से एक बच गया, ऊपर से कितना उतारा? 2, 25 पंजा 125, 25 पंजा 125,
17 बच गया है, तो आगे क्या लग जाएगा 415, लगभग 416 वोल्टेज के करीब हमारा क्या रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर सी। यदि 20, 15 और 10 के, ये भाई ओम क्या है, 20 ओम, 15 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध स्टार में जुड़े हैं तो डेल्टा कनेक्शन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया हुआ है स्टार के अंदर, ये हमें दिए हुए हैं, इसके अंदर जुड़े हुए हैं, स्टार के अंदर हमारे पास ये जुड़े हुए हैं। और बदलना किसके अंदर, इसको इसको बदलना हमने डेल्टा के अंदर, इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी। तो हमारे पास मान कितने दिए हुए हैं, ये हमारे पास है R1, इसका मान कितना है 20 ओम। ये हमारे पास है R2, मान कितना दिया हुआ है 15 ओम। ये हमारे पास है R3, मान कितना है 10 ओम। ये हमारे पास दो मिल रहे हैं तो ये हमारे पास हो गया R12, ये हो गया हमारे पास R13 और ये हमारे पास हो गया R23। तो अब आपने कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला इसका। तो आपने क्या निकालना, सबसे पहले R12 निकालना है। तो यहाँ पे लिखो आप R12। तो R12 निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 12 में क्या रहे 1 और 2 आ रहे, तो आपने क्या करना है R1 प्लस में R2 प्लस में R1 गुणा में R2 बटे में जो नी है उसको हम बटे में लिख देंगे तो R3। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। फिर हमने क्या निकालना है R13 निकालना है। तो R13 में क्या है 1 और 3 है, तो R1 प्लस में R3 प्लस में R1 गुणा में R3 बटे में क्या हो जाएगा जो इनके साथ नहीं R2। फिर हमारे पास क्या है R23 निकालना है। क्या निकालना, R23 निकालना, तो आपने क्या करना है R2 प्लस में R3 प्लस में R2 गुणा में R3 बटे में R1, ये तीनों के फॉर्मूले हो गए हमारे पास। अब इनका मान रख लेते हैं हम। तो पहले का हमारे पास R1 का मान कितना है 20 प्लस में R2 का कितना है 15 प्लस में 20 गुणा में 15 बटे में R3 का कितना है 10, कितना है 10, जीरो से जीरो कैंसिल होगी, 15 दूनी 30, 30 और 20 50 और 15 65, कितना हो गया 65 ओम आ गया है किसका, इसका मान आ गया हमारे पास 65 ओम। कितना आ गया है 65 ओम। यहां से हम निकालेंगे R13 का मान है, तो R13 का, तो R की वैल्यू, R1 की वैल्यू कितनी है, तो R1 की वैल्यू है 20 प्लस में R3 की कितनी है, R3 की है 10 प्लस में 20 प्लस में 10 बटे में 15। तो ये हमारे पास कितने पे कट गया, ये कट गया 2 पे और ये कट गया 3 पे, तो ये हमारे पास हो गया है, यहाँ पे हमारे पास ये 40 हो गया है, 20 दूनी 40 बटे में 3, तो हमारे पास कितना आ गया 13.33, 13.33 और 30 को जोड़े तो हमारे पास कितना आ गया, तो ये हमारे पास आया 43.33, कितना गया है 43.33 ओम। तो R13 का मान हमारे पास कितना है 43.33 ओम। फिर हमारे पास क्या है R23 निकालना है। R23 निकालना, तो R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की है 15, कितनी है 15 है, और R3 की कितनी है 10 प्लस में 10 प्लस में 15 गुणा में 10 बटे में क्या हो जाएगा 20, जीरो से जीरो कैंसिल होगी, 2 से काटें कितने पे 7.5 पे, कितने पे कटेगा 7.5 पे, 7.5 और 7.5 कितने हो गए 15, 25 और 7.5 कितने हो गए हमारे पास, तो ये हो गए 32.5 ओम। तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये वैल्यू आई है 32.5 ओम। तो देख लो भाई 65 ओम, 13.33 ओम, 20 ओम, ये भी नहीं है। 65 ओम 13.33 40 ओम है, ये भी नहीं है। 65 ओम तो हमारे पास कितनी आएगी भाई 65 ओम, 43.33 और 32.5 ओम। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा आया था,
तो हमारा राइट कौन सा था? 65 ओम, 83.33 और 32.5 ओम। ये हमारा क्या था? राइट आंसर था। डीसी शंट मोटर के टॉर्क और आर्मेचर करंट की विशेषता क्या है? किसकी? डीसी शंट मोटर के टॉर्क और आर्मेचर करंट की विशेषता क्या है? परिवलीय है, रेखिक है, अरेखिक है या आयताकार है? तो किस प्रकार की होती है? किसकी पूछा भाई? डीसी शंट मोटर के टॉर्क और आर्मेचर करंट की विशेषता क्या है? परिवलीय है, रेखिक है, अरेखिक है या आयताकार परिवल्य है? तो हमारे पास कैसी होती है? ये हमारे पास होती है रेखिक। कैसी होती है? रेखिक, ऑप्शन नंबर बी। यदि सीरीज फ्लक्स उसी दिशा में हो जिसमें शंट फ्लक्स है तो मोटर किस प्रकार का होगा? तो मोटर को किस प्रकार का कहा जाएगा? तो हमारे पास क्या कह रहा है? ये हमारे पास जो कह रहा है ये सीरीज फ्लक्स है, ये उसी दिशा में है जिसमें क्या है? शंट फ्लक्स है। तो इसका कहने का मतलब है फाई एस सी प्लस में फाई एस एच है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? फाई एस टी टोटल फ्लक्स बराबर ये हो गया। तो ये कब होता है? जब हमारे क्या होता है? सीरीज फ्लक्स और शंट फ्लक्स जुड़ते हैं तो हमारे पास वो मोटर होती है। कंपाउंड मोटर का एक भाग होता है कौन सा? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। कौन सा? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होती है। कौन सी होती है? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होती है। अगर फाई एस ई माइनस फाई एस एच हो जाता तो हमारे पास क्या होती है भाई? ये हमारे पास होती है डिफरेंशियल मोटर। यदि खोखले एयर क्रोड कंडक्टर क्वाइल में तांबे के तार की 500 टर्न है जो कि 10 एम्पियर का डीसी करंट गुजारे जाने पर 10 मिली वेबर का चुंबकीय फ्लक्स पैदा करती है तो इसका स्व प्रेरण होगा। क्या ज्ञात करना भाई? स्व प्रेरण ज्ञात करना हमने। तो स्व प्रेरण हमारे पास क्या होता है भाई? लैम्डा बराबर होता है एन फाई बराबर में एल आई। एन फाई बराबर में क्या होता है? एल आई होता है। तो हमारे पास क्या होता है? लैम्डा एन फाई बराबर में एल आई। तो ये हमारे पास क्या होती है? ये हो गया टर्न, ये हो गया फ्लक्स, ये हो गया स्वप्रेरण और ये हो गया हमारे पास धारा। को क्या होगी? ये धारा। अब हमसे यहां से हमने क्या निकालना भाई? स्वप्रेरण निकालना, एल निकालना है। तो एल बराबर हमारे पास क्या हो जाए भाई? एन बटे फाई बटे में आई। तो क्या हो जाएगा? एन की वैल्यू हमें कितनी दी है? 500 टन है। कितनी है? 500 टन है। फाई की वैल्यू कितनी दी है? 10 मिली वेबर दी हुई है। आई की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 10 एम्पियर दी हुई है। तो यहां से हमारे पास एल बराबर क्या हो जाएगा? एन फाई बटे में आई। क्या हो जाएगा? एन फाई बटे में आई। तो एन की 500 गुणा में 10 गुणा में 10 की माइनस 3 बटे में 10। कितना? बटे में 10। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया हमारे पास 500 और नीचे कितना आ गया? 1000। कितना आ गया? 1000 मिली का मतलब क्या होता है? 10 की माइनस 3। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये कितना हो गया? 0.5। 0.5 हेनरी, या इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई? 500 मिली हेनरी। या इसको हम क्या बोल सकते हैं? 500 मिली हेनरी। या हमारे पास कितना आ गया? 0.5 हेनरी। कितना आएगा? 0.5 हेनरी या 500 मिली हेनरी। आर्मेचर घुमाव में निम्नलिखित में से कौन सा नियम अंत में कनेक्टर द्वारा एक छोर से जुड़े दो कंडक्टर होते हैं? तो हमारे पास क्या होती है? जो आर्मेचर वाइंडिंग इस प्रकार से ये घुमाव होता है। क्या होता है? घुमाव। तो ये किस प्रकार का होता है? क्वाइल होती है, वाइंडिंग होती है, टर्न होती है, या इनमें से कोई नहीं? आर्मेचर घुमाव में निम्नलिखित में से कौन सा नियम अंत में कनेक्टर द्वारा एक छोर से जुड़े दो कंडक्टर होते हैं? तो एक छोर से जुड़े दो कंडक्टर होते हैं तो हमारे पास क्या होती है? एक टर्न होती है। क्या होती है? एक टर्न के रूप में होते हैं हमारे पास। किसके रूप में होते हैं? टर्न के रूप में ये उपलब्ध होता है। यदि एक अल्टरनेटर वाइंडिंग में 5/6 का फ्रैक्शनल पिच है तो क्वाइल स्पैम डिग्री होगा। क्या होगा भाई? क्वाइल स्पैम डिग्री होगा।
क्या पूछा है, यदि एक अल्टरनेटर वाइंडिंग में 5/6 का फ्रैक्शनल पिच है तो क्वाइल स्पैम होगा। तो हम जानते भी एक पोल पिच का कोण कितना होता है हमारे पास, एक पोल पिच का कोण, एक पोल पिच का कोण तो कितना होता है हमारे पास, ये होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो हमारे पास ये दिया हुआ मान कितना, 5/6। तो क्वाइल स्पैम क्या हो जाएगा, क्वाइल स्पैम बराबर क्या हो जाएगा, 180 गुणा में 5/6। तो 5 6 से काटे कितने पे, 30 पे कट गया, 5 दिए 15, कितना आ गया, 150 डिग्री आ गया है। कितना आ गया है, 150 डिग्री। कितना आ गया है, 150 डिग्री होगा क्वाइल स्पैम। एक अल्टरनेटर के पावर फैक्टर का निर्धारण, एक अल्टरनेटर के पावर फैक्टर का निर्धारण किसके द्वारा होता है, लोड द्वारा, गति द्वारा, प्राइम मूवर द्वारा, बी व सी दोनों। तो हमारे पास जो अल्टरनेटर होता है उसके पावर फैक्टर का निर्धारण हम कैसे करते हैं। तो हम ये देखते भी हमारा जो अल्टरनेटर है वो अंडरलोड चल रहा है, ओवरलोड चल रहा है या अधिक लोड पे चल रहा है। तो हम किसके द्वारा निर्धारण करते हैं, लोड के द्वारा अल्टरनेटर के पावर फैक्टर का निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा, लोड के द्वारा। एक स्थिर आर्मेचर वाले एक अल्टरनेटर में प्रत्येक लीड किससे जुड़ी होती है, एक स्थिर आर्मेचर वाले एक अल्टरनेटर में प्रत्येक लीड किससे जुड़ी होती है, ब्रूश से जुड़ी होती है, स्लिप रिंग से जुड़ी होती है, बस बार से जुड़ी होती है, एक्साइटर से जुड़ी होती है। तो ब्रूश का काम क्या होता है भाई, कम्यूटेटर से धारा संग्रहित करके बारी सप्लाई के लिए उपलब्ध करवाना। स्लिप रिंग एसी सप्लाई प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। बस बार, एक्साइटर क्या होता है, अल्टरनेटर को चलाने के लिए एक उत्तेजक की जरूरत होती है जो 250 वोल्टेज का डीसी शंट जनरेटर होता है। तो किससे जुड़ी होती है, प्रत्येक लीड बस बार से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, बस बार से। तीन फेज अल्टरनेटर में प्रेरित वोल्टेज अन्य दोनों वाइंडिंग में वोल्टेज के साथ प्रत्येक वाइंडिंग होती है। तो थ्री फेज के अंदर जो प्रत्येक वाइंडिंग होती है वो कितने कोण के ऊपर जुड़ी होती है, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 160 डिग्री या 90 डिग्री। तो कितने के ऊपर जुड़ी होती है वो हमने बताना है। तो ये हमारी कितने पे जुड़ी होती है, 120 डिग्री के ऊपर क्या होती है, जुड़ी होती है। कितने पे, थ्री फेज के अंदर कितने पे जुड़ी होती है, 120 डिग्री पे। ऑप्शन नंबर ए। एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टर, इसका एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टर एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट के तुल्य किस प्रकार का होता है। तो हमारे पास मोटर चलाने के लिए, एसी मोटर चलाने के स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, इनका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो पूछ रहे जो हमारे पास स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है उसका स्टार डेल्टा स्टार्टर है वो ऑटो ट्रांसफॉर्मर की तुल्य किस प्रकार का होता है। तो 48% टेपिंग होता है, 38% तक टेपिंग होती है, 58% तक टेपिंग होती है, 85% तक टेपिंग होती है। तो जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है वो कितना होता है भाई, 58% तक क्या किया जाता है, टेपिंग। कितने, 58%। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में प्रकाश किस प्रकार पैदा होता है, किसके अंदर है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में प्रकाश किस प्रकार पैदा होता है। करंट का चुंबकीय प्रभाव होता है, करंट का तापन प्रभाव, विद्युत स्टैटिक प्रभाव, गैसों का आयनीकरण प्रभाव। तो किसके द्वारा होता है, ये गैसों के आयनीकरण प्रभाव से, वाष्प गैसों का आयनीकरण प्रभाव से क्या होता है, पैदा होता है। फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन में क्या होता है, किसके अंदर, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है,
जब ये इसका पॉजिटिव सिरा, ये इसका नेगेटिव है, पॉजिटिव सिरे से पॉजिटिव सिरा और नेगेटिव सिरे से नेगेटिव सिरा जुड़ा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। और फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। तो अगर धारा का प्रवाह हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, आर हमारे पास क्या होगा, कम होगा। उच्च प्रतिरोध होगा, उच्च प्रतिरोध होगा तो क्या नहीं होगा भाई, धारा नहीं चलेगी। निम्न चालकता होगी तो इसका मतलब क्या भाई, प्रतिरोध उच्च है। तो इसके अंदर क्या होता है, निम्न प्रतिरोध होता है और उच्च क्या होती है, चालकता होती है। नेक्स्ट है, एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या है। क्या पूछा भाई, FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये फुल फॉर्म किसकी, FET की। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या है, द्विदिशीय उपकरण है, एक दिशीय उपकरण है, वोल्टेज उपकरण है, या इनमें से कोई नहीं। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में पूछा भाई, ये कैसा उपकरण होता है, दोनों दिशाओं में काम करता है, केवल एक दिशा में काम करता है, वोल्टेज उपकरण है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास क्या होता है भाई, द्विदिशीय उपकरण होता है। क्या होता है, द्विदिशीय उपकरण होता है। निम्न में से कौन सा रोधन वर्ग 90 डिग्री सेल्सियस के तापमान को सहन कर सकता है। तो इनमें से ऐसे कौन सी श्रेणी है जो 90 डिग्री के तापमान को सहन कर सकती है। तो 90 डिग्री तापमान के अंदर वो पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, सामान्य होते हैं। कागज हो गया, रुई होगी, सामान्य पदार्थ कागज रुई, ये किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं हमारे पास वर्ग वाई के अंदर। तो ये अगर आपने याद रखना एक छोटी सी ट्रिक इसके लिए, ये बॉय फ्रेंड है चार्मिंग। क्या है, ये बॉय फ्रेंड है चार्मिंग। तो इसका होता है 90 डिग्री, इसका होता है 105 डिग्री, इसका होता है 120 डिग्री, इसका होता है 130 डिग्री, इसका होता है 155 डिग्री, इसका होता है 180 डिग्री, और इसका होता है 180 डिग्री से ऊपर। तो ये बॉय फ्रेंड है चार्मिंग, आपने ये नाम याद रखना है, ये बॉय फ्रेंड है चार्मिंग। तो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो वाई श्रेणी के अंदर कितना आता भाई, 90। ए के अंदर कितना आता है, 105। ई के अंदर कितना आता है, 120। बी के अंदर कितना आता है, 130 डिग्री। तो ये सारे आपके यहाँ सोल्व हो जाएंगे। निम्न में से क्या मानक संचरण वोल्टेज नहीं है। तो इनके अंदर से भाई जो मानक संचरण वोल्टेज है, जिसका हम क्या नहीं कर सकते भाई, ट्रांसमिशन नहीं कर सकते, तो कौन सी वोल्टेज है, 132 केवी है, 440 400 केवी है, 233 केवी है, या 220 केवी। तो मानक संचरण वोल्टेज नहीं है। तो हमारे पास क्या होता है भाई, 132 भी होती है, 400 केवी भी होती है, 220 भी होती है, लेकिन हमारे पास कितनी नहीं होती, 233 केवी नहीं होती। कितनी नहीं होती, 233 केवी नहीं होती। केबल में सुचालक पर, केबल में सुचालक पर रोधन की परत की मोटाई किस पर निर्भर करती है। तो हमारे पास क्या भाई, ये हमारे पास क्या एक चालक है, क्या ये एक चालक है, और इस चालक के ऊपर हमने क्या लगाना भाई, रोधन सामग्री लगानी है। क्या लगानी है, रोधन सामग्री लगानी है। तो जो ये रोधन सामग्री लगाई जाएगी, इसकी परत की मोटाई, क्या परत की मोटाई किस पर निर्भर करती है। तो परत की मोटाई किस पे निर्भर करती है, करंट के ऊपर करती है, प्रतिरोध पे करती है, वोल्टेज पे करती है, या पावर फैक्टर के ऊपर करती है। तो परत की मोटाई किसके ऊपर निर्भर करती है, तो ये वोल्टेज के ऊपर क्या करती है, निर्भर करती है। क्या करती है, निर्भर करती है। एक केबल में न्यूनतम पैरावैद्युतिक गुण होता है। किसके अंदर, एक केबल होती है, उसके अंदर न्यूनतम पैरावैद्युतिक गुण होता है। ये केवी पर एमएम होती हुई पैरावैद्युतिक सामर्थ्य होती है, वोल्टेज सहन करने की अक्षमता। तो किसके ऊपर होती है, तो हमारा एक नाम होता है सिम्बास। क्या होता है, सिम्बास। क्या होता है, सिम्बास। तो न्यूनतम पैरा किसकी, सबसे पहले चालक, कुचालक, मेटालिक शीट, बेंडिंग, आर्मरिंग और सर्विंग। आर्मरिंग को हम क्या बोलते हैं, आवरण। क्या बोलते हैं, आवरण। तो इसके ऊपर क्या होता है भाई, सबसे कम दबाव होता है। क्या होता है, बेंडिंग। बेंडिंग के बाद आती है आर्मरिंग। तो आर्मरिंग के ऊपर हमारा क्या होता है भाई, सबसे कम होता है। तो सबसे ज्यादा किसके ऊपर होगा भाई, इंसुलेशन के ऊपर होगा। नेक्स्ट है,
किस पदार्थ में सर्वाधिक विद्युत चालकता होती है? तो किस पदार्थ के अंदर सर्वाधिक विद्युत चालकता होती है? एल्यूमिनियम है, सोना है, तांबा, चांदी। तो विद्युत का सबसे बढ़िया चालक कौन सा होता है? तो विद्युत का सबसे बढ़िया चालक हमारे पास कौन होता है? तो विद्युत का सबसे बढ़िया चालक होता है हमारे पास कौन है? चांदी। तो सबसे पहले का क्या था भाई? चांदी। चांदी के बाद आता है तांबा, और तांबे के बाद आता है सोना, और सोने के बाद आता है हमारा एल्यूमिनियम। तो इसकी कितनी होती है? इसकी लगभग 98% तक होती है। इसकी कितनी होती है? 90%। इसकी कितनी होती है? 60%। इसका पता नहीं भाई, इसमें से गुजार के नहीं देखी विद्युत धारा। तो कितनी होती है? तो ये हमारा क्रम होता है चालकता के आधार पे पदार्थों का। निम्न में से कौन से घुमाव में डेल्टा संयोजन का उपयोग किया जाता है? क्या भाई? निम्न में से कौन से घुमाव में डेल्टा संयोजन का प्रयोग किया जाता है? तो ये पूछ रहा भाई, इनमें से कौन से ट्रांसफॉर्मर के अंदर डेल्टा संयोजन का प्रयोग किया जाता है? संचरण लाइन प्रेरणामित्र के प्राथमिक। संचरण का मतलब होता है भाई ट्रांसमिशन। वितरण ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक, बांटने वाला ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक वाइंडिंग डेल्टा के अंदर जुड़ी होती है। अल्टरनेटर घुमाव में होती है। वितरण ट्रांसफॉर्मर के द्वितीयक में होती है। तो हमारे पास क्या होती है? जो गांव के बाहर लगा होता है हमारे ट्रांसफॉर्मर, उसकी प्राइमरी वाइंडिंग किसके अंदर होती है? स्टार के डेल्टा के अंदर। और सेकेंडरी वाइंडिंग किसके अंदर होती है? उसकी डेल्टा के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? डेल्टा के अंदर। तो ट्रांसफॉर्मर को कितनी तारे देते हैं? 3 तारे देते हैं, और 4 तार उसकी बाहर निकलती है। तो वितरण ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक के अंदर क्या होता है? डेल्टा संयोजन किया जाता है। नेक्स्ट भाई, अवमंदक घुमाव किसके लिए प्रयुक्त होता है? घुमाव का मतलब टर्न घुमाना। अवमंदक घुमाव किसके लिए प्रयुक्त होता है? अंटिंग रोकने के लिए, अवरोधन घटाने के लिए, बाहर विद्युत धारा को बढ़ाने के लिए, या उपरोक्त सभी के। तो अवमंदक घुमाव किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो हमारा अवमंदक प्रयोग क्या था भाई? अंटिंग रोकने के लिए। इसको अंटिंग रोकने के लिए। किसके लिए? अंटिंग रोकने के लिए। 1000 वोल्टेज तक की केबलों का 1000 वोल्टेज तक की केबलों को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? उच्च वोल्टेज केबल, सुपर तनाव केबल, निम्न तनाव केबल, या अतिरिक्त उच्च तनाव केबल। तो 1000 वोल्टेज तक की क्या होती है हमारे पास भाई? उच्च वोल्टेज केबल होती है, सुपर तनाव केबल होती है, निम्न तनाव केबल होती है, या अतिरिक्त। तो हमारे पास 1000 तक की होती है भाई लो टेंशन। क्या होती है? 1000 तक लो टेंशन। 11000 तक की हमारे क्या होती है? हाई टेंशन। और हमारे पास क्या भाई? 11 से 22 हमारे पास क्या होती है? सुपर टेंशन। क्या होती है? सुपर टेंशन केबल। फिर हमारे पास होती है 33 से 66। 33 से 66 के भी हमारे पास क्या होती है भाई? एक्स्ट्रा टेंशन केबल। और फिर होती है हमारे पास 132 केवी से अधिक। तो हमारे पास क्या होती है? सुपर एक्स्ट्रा टेंशन, सुपर एक्स्ट्रा आई टेंशन केबल। तो इस प्रकार से होती है। तो हमारे पास क्या आती है भैया? निम्न तनाव के अंदर हम इसको लेते हैं। किसके अंदर? निम्न तनाव के अंदर 1000 वोल्टेज तक की केबल को। स्कॉट संयोजन में टीजर ट्रांसफॉर्मर के घुमाव को तटस्थ बिंदु अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो न्यूट्रल बिंदु को किस अनुपात में विभाजित किया जाता है? स्कॉट कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई? टीटी संयोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीटी संयोजन। इसका प्रयोग क्या किया था भाई? 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए। किसमें? 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग भट्टियों के अंदर किया जाता है। तो इसका जो अनुपात होता है 1:2, 1:3, 1:4, या 2:1। तो इसका अनुपात कितना होता है भाई? 2:1 होता है। कितना होता है? 2:1 होता है। कितना होता है? 2:1।
सहायक तार उपकरणों के आधार, जो सहायक तार उपकरण होते हैं उनके आधार और आवरण से निर्मित होते हैं। तो किस चीज के द्वारा निर्मित होते हैं? दहनीय पदार्थ से, सुचालक पदार्थ से, अदहनीय पदार्थ से, उष्मा प्रतिरोधी पदार्थ से। तो जो आवरण और आधार है वो हमारे पास क्या होने चाहिए भाई? कुचालक के होने चाहिए और जलने वाले नहीं होने चाहिए। तो किसके बने होने चाहिए? अदहनीय पदार्थ के बने होने चाहिए। तार से निर्मित जंक्शन बॉक्स के संबंध में अधिक किफायती होता है। क्या भाई? तार से निर्मित जंक्शन बॉक्स, तार से निर्मित जंक्शन बॉक्स के संबंध में अधिक किफायती होता है। केबल लंबाई, मूल्य, शक्ति बचत, श्रमिक। तो हमारे पास जो जंक्शन बॉक्स के अंदर से हम क्या करते हैं? वायरिंग करते हैं। तो किस लिए किफायती होती है? केबल लंबाई के लिए, मूल्य के लिए, शक्ति बचत के लिए या श्रमिक के लिए? तुम्हारी क्या होती है? केबल लंबाई के लिए होती है अधिक किफायती। विद्युत धारा के किस प्रभाव पर फ्यूज संचालित होता है? तो जो भाई अपने जो नए लाइनमैन लगेंगे, जो अभी भर्ती आएगी उसके अंदर लाइनमैन लगेंगे, तो इस फ्यूज का बहुत काम होता है। तो सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर के ऊपर काम होता है, और ट्रांसफार्मर के अंदर जो मेन भाग होता है क्या होता है? फ्यूज। तो अधिक गर्मी के अंदर फ्यूज क्या होते हैं? जल्दी उड़ जाते हैं। तो फ्यूज के बारे में आपको हर एक नॉलेज होनी चाहिए। तो फ्यूज किसका बनाया जाता है? लेड प्लस टीन का बनाया जाता है। एल्यूमिनियम का भी प्रयोग करते हैं, तांबे का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो फ्यूज किस प्रभाव के ऊपर संचालित होता है? चुंबकीय प्रभाव पे, उष्मीय प्रभाव पे, रासायनिक प्रभाव पे, उपरोक्त सभी। चुंबकीय प्रभाव पे मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर चलते हैं। रासायनिक प्रभाव पे बैटरी, सेल होते हैं। तो ये हमारे किसके ऊपर चलता है भाई? उष्मीय प्रभाव के ऊपर ये क्या करता है? काम करता है। पांच एम्पियर के लिए निर्धारित परिपथ हेतु टिंड ताम्र तार का सही आकार होगा। तो कितने आकार का होना चाहिए भाई? 36 SWG, 37 SWG, 35 SWG या 38 SWG? तो हमारे पास कितना होता है? ये 5 के लिए होता है 35 और 6 के लिए हमारे पास होता है 36। तो कितने का होता है? 35 SWG का होता है। कितने का? 35 SWG। विभवांतर जो तापोरोधन के बंधन का कारण बनता है भाई, तापमान का जो रोधन है उसको तोड़ने का कारण बनता है। कौन बनता है भाई? विभवांतर जो तापोरोधन के बंधन का कारण बनता है, तोड़ने का कारण बनता है। क्या होता है भाई? बंधन वोल्टेज होती है, इंडक्टेंस होता है, रोधन प्रतिरोध होता है, इंपीडेंस होता है। तुम्हारे कौन करता है? वो करता हमारे पास भाई बंधन वोल्टेज। कौन करती है? बंधन वोल्टेज होती है तापोरोधन बंधन का कारण। एक लघु आवेशन विद्युत धारा के साथ बैटरी की दीर्घ आवेशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक लघु आवेशन विद्युत धारा के साथ बैटरी की दीर्घ आवेशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? त्वरित आवेशन, रिसाव आवेशन, तेज आवेशन या उपरोक्त सभी? तो हमारे पास ये क्या कहलाती है भाई? ये हमारे पास कहलाती है रिसाव आवेशन। क्या कहलाती है? रिसाव आवेशन। एडिशन सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट है। तो एडिशन सेल में जो विद्युत अपघट है प्रयोग किया था वो कौन सा होता है? NaCl, NaCl, KOH, H2SO4, HNO3। तुम्हारे पास क्या होता है भाई? ये KOH होता है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया था। H2SO4 का प्रयोग किया था लेड एसिड बैटरी के अंदर। तो क्या किसका किया था? KOH का। सीसामल बैटरी में फिल्टर क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो किसके अंदर है? सीसामल लेड एसिड बैटरी के अंदर है। फिल्टर क्यों प्रदान किए जाते हैं? गैसों के प्रवाह को रोकने के लिए, भाई जो उसके अंदर गैस बनी उसके प्रवाह को रोक दें। गैसों के प्रवाह की सुगमता के लिए, ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति घटाने के लिए, ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए। तो जो फिल्टर होते हैं वो क्या करते हैं भाई? जो गैस बनती है उसको आसानी से क्या करने देते हैं? पास होने देते हैं। इसलिए क्या किया जाता है? लेड एसिड बैटरी के अंदर फिल्टरों का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? गैसों के प्रवाह को सुगमता के लिए।
ऑप्शन नंबर बी। एक परिपथ जिसमें ना तो कोई ऊर्जा स्रोत है और ना ही ईएमएफ स्रोत है, क्या कहलाता है? तो कोई हमारे पास उपकरण है, उसके अंदर ना तो ऊर्जा स्रोत है और ना ही ईएमएफ स्रोत है, तो वो क्या कहलाता है? निष्क्रिय परिपथ कहलाता है, सक्रिय परिपथ कहलाता है, खुला परिपथ कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारे पास क्या कहलाता हो? वो कहलाता हमारे पास निष्क्रिय परिपथ। क्या कहलाता है? निष्क्रिय परिपथ कहलाता है। बिंदु आवेश के कारण अक्षेत्र के अंदर, बिंदु आवेश के कारण अक्षेत्र के अंदर विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता का मान दोबारा निर्धारित किया जाता है। तो किस नियम के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, गोस का नियम, कूलाम का नियम, मैक्सवेल का नियम, या एम्पियर का नियम। तो किस नियम के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है? बिंदु आवेश के कारण अक्षेत्र के अंदर विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता का मान द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा करते हैं? हम कूलाम के नियम के द्वारा ये क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। किसके? कूलाम के नियम से। एक संधारित्र के आंतरिक तापन के लिए कौन जिम्मेवार है? तो क्या भी एक संधारित्र के आंतरिक तापन, यानी जो हमारा कैपेसिटर है वो अंदर से क्या हो गया? गर्म हो गया है, तो उसके लिए आमतौर पर किसे जिम्मेदार माना जाता है? इलेक्ट्रिक आवेश, यानी उसके अंदर जो ऊर्जा या चार्ज स्टोर है उसको, लीकेज प्रतिरोध को, इलेक्ट्रॉन की गति को, प्लेट की कंपन को। तो लीकेज प्रतिरोध को क्या माना जाता है? जिम्मेदार माना जाता है। किसको? लीकेज प्रतिरोध को क्या माना जाता है? जिम्मेदार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उपकरण में से गुजरने वाली विद्युत मात्रा के अनुसार, उपकरण में से गुजरने वाली विद्युत मात्रा के अनुसार कैलिब्रेटेड स्केल पर पॉइंटर विक्षेपित करने वाले टॉर्क को क्या कहा जाता है? तो हमारे पास उपकरण है, उसके अंदर हमारे पास क्या है कि कैलिब्रेटेड स्केल है। उस कैलिब्रेटेड स्केल को पॉइंटर से विक्षेपित करने वाले टॉर्क को क्या कहा जाता है? स्टार्टिंग टॉर्क कहा जाता है, रिस्टोरिंग टॉर्क कहा जाता है, ऑपरेटिंग टॉर्क कहा जाता है, डिस्कनेक्टिंग टॉर्क कहा जाता है। तो उसको कौन सा टॉर्क बोला जाता है? स्टार्टिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क, ऑपरेटिंग टॉर्क, या डिस्कनेक्टिंग टॉर्क? तो जो हमारा स्केल है उसको पॉइंटर से विक्षेपित करने वाले टॉर्क को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग टॉर्क बोलते। क्या बोलते हैं उसको? ऑपरेटिंग टॉर्क बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक ओम मीटर परिपथ में नहीं होता? नीचे दिए घटक में से ऐसा कौन सा घटक है जो ओहम मीटर के परिपथ में नहीं होता? परिवर्तित प्रतिरोध, संधारित्र, इंडक्टर, बी व सी दोनों। तो संधारित्र का मात्रक हमारे पास क्या होता है? फेराड होता है। क्या होता है? फेराड होता है। इसका क्या होता है? इंडक्टर का होता है हमारे पास एनरी। क्या होता है? एनरी। एक होता है हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस? जिसको हम किससे लिखते हैं? एक्स सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एक्स सी से। तो एक्स सी बराबर हमारे पास क्या होता है? 1/2 पाई एफ सी। क्या होता है? 1/2 पाई एफ सी। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है ओहम। क्या होता है? इसका मात्रक होता है ओहम। दूसरा होता है हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको हम लिखते हैं एक्स एल से। एक्स एल बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ एल। क्या होता है? 2 पाई एफ एल। इसका भी मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक भी हमारे पास क्या होता है? ओहम होता है। क्या होता है? इसका मात्रक भी हमारे पास क्या होता है? ओहम। एक होती है हमारे पास प्रतिबाधा। क्या होती है? प्रतिबाधा। और प्रतिबाधा का मात्रक भी क्या होता है?
ओहम होता है। तो आपने ये चारों याद रखना है। प्रतिरोध का मात्रक भी क्या होता है? ओहम होता है। क्या होता है? ओहम। तो क्या होता है? परिवर्तित प्रतिरोध होता है मीटर के अंदर, लेकिन संधारित्र हुआ है इंडक्टर नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये दोनों ही घटक किसके अंदर नहीं होते? ओम मीटर परिपथ के अंदर नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास है, एक मल्टीमीटर क्या नहीं माप सकता? तो हमारे पास क्या एक मल्टीमीटर है, इनमें से कौन सी चीज को नहीं माप सकता? क्या पूछा है? इनमें से मल्टीमीटर क्या नहीं माप सकता? ऑप्शन दिए हुए हैं धारा, प्रतिरोध, शक्ति, वोल्टेज। तो हमारे पास मल्टीमीटर का मतलब क्या होता है? जिसमें कई सारी चीजें हो, जिसके अंदर दो या दो से अधिक मिश्रण हो। क्या हो? दो या दो से अधिक चीजों का मिश्रण हमारे पास क्या कहलाता है? मल्टीमीटर कहलाता है। तो मल्टीमीटर के अंदर इसको दूसरा नाम इसका क्या होता है? मल्टीमीटर का दूसरा नाम भी, तो दूसरा नाम क्या होता है इसका? दूसरा नाम होता है इसका एवीओ मीटर। क्या होता है? एवीओ मीटर। दूसरा नाम क्या होता है इसका? एवीओ मीटर। एमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, ओहम मीटर। क्या होता है? ओहम मीटर। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीमीटर बोलते हैं। इसके द्वारा धारा माप सकते हैं, प्रतिरोध माप सकते हैं, वोल्टेज माप सकते हैं, लेकिन शक्ति को नहीं माप सकते। तो शक्ति किसके द्वारा मापी जाती है? शक्ति मापी जाती है वाट मीटर के द्वारा। किसके द्वारा? वाट मीटर के द्वारा। ये आगे हमारे मैथ के क्वेश्चन है। 8,000 राशि का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज होगा। कितना है? 8,000 रुपए है। 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवर्ती कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे पूछा। क्या पूछा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास क्या होता है? सीआई बराबर होता है हमारे पास मूलधन, क्या होता है? मूलधन गुणा में दर, मूलधन गुणा में 100 प्लस में दर बटे में 100। ये हमारे पास क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये 100 प्लस दर का मतलब क्या है? जितना समय होगा उतनी ये दर क्या होती जाएगी? प्लस में होती जाएगी। तो हमारे पास कितने साल का है? 2 साल का है। तो हमारे पास मूलधन कितना है? मूलधन है 8,000 रुपए। कितना? 8,000 रुपए। गुणा में दर कितनी है? 20। तो 100 का 20% कितना हो जाएगा? 120 गुणा में 120 बटे में कितने साल है? 2 साल गुणा में 2 बार 100। तो ये 2 बार 120 क्यों आए हैं? क्योंकि 2 वर्ष का पूछा है। ये दर उतनी ही प्लस होती जाएगी जितने वर्ष का ब्याज हमें निकालना है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 12 12 144। कितने हो गए? 144 की और 80 की गुणा करेंगे तो 1 2 3, 8 चौके 32 का धुआ ऐसी लगी 3, 8 चौके 32 और 3 35, आसी लगी 3, 8 एकम 8 और 3 11। तो हमारे पास 0 2 5 11, 11,520। कितना है? 11,520। ये हमारे पास क्या गया? टोटल अमाउंट आ गई। तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? ये हमारे पास क्या निकलता है? यहाँ पे निकलता है मिश्रधन। क्या होता है? ये हमारे पास मिश्रधन। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? मिश्रधन माइनस में मूलधन। मिश्रधन कितना है? 11,520। और मूलधन कितना था? मूलधन था हमारे पास 8,000 रुपए। तो 0 2 5 3। तो हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है? 3520 रुपए। कितना है? 3,520 रुपए। यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास क्या निकलता है? मिश्रधन निकलता है। क्या निकलता है? मिश्रधन। तो मूलधन गुणा में दर, दर हमारी कितनी होती है? 100 प्लस दर। दर कितनी हमारे पास? 20% है तो 20 होगी। और ये प्लस का क्यों है? क्योंकि जितने साल का आपने निकालना उतने क्या होती जाएगी? ये गुणा में होती जाएगी। तो ये हमारे था दो संख्या का एलसीएम 48 तथा एचसीएफ 8 है तथा एक संख्या 24 है।
तो दूसरी संख्या कितनी होगी। अब हमें क्या दिया हुआ है, दो संख्या का एलसीएम दिया हुआ है 48, एचसीएफ दिया हुआ 8, एक संख्या दे रखी है 24 और दूसरी संख्या हमने क्या करनी है, निकालनी है। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ये। तो ये हमारे पास क्या होता है, एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर में क्या होता है, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। तो एलसीएम हमारे पास कितना है, एलसीएम है 48 और एचसीएफ कितना हमारे पास है 8, बराबर में पहली संख्या कितनी है 24 गुणा में दूसरी संख्या हमने क्या करनी है, निकालनी है। यहां से इसको काटते हैं, कितने पे कट गया 3 पे, और 3 से इसको काटते हैं, कितने पे कट गया 16 पे। तो दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आ गई है, दूसरी संख्या का मान आ गया हमारे पास कितना 16, ऑप्शन नंबर बी। 40 कारीगर 20 दिन में 14,400 रुपए कमाते हैं, तो 16 कारीगर 30 दिन में कितनी मजदूरी कमा पाएंगे। तो मैं ये क्या दिया है, काम का, समय का और मजदूरी का क्या दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ है। 40 कारीगर है 20 दिन में 14,400 रुपए कमाते हैं और 16 कारीगर 30 दिन में कितनी मजदूरी कमा पाएंगे, ये हमने क्या करना, निकालना है। तो हमारे पास क्या होता है, m गुणा में d गुणा में h बराबर में ये 1 होते हैं सारे, बराबर में क्या होता है m2 गुणा में d2 गुणा में h2। m का मतलब होता है मैन, d का मतलब होता है दिन, h का मतलब होता है घंटे। ये पहले हो गए, ये दूसरे हो गए। और जो कमाते हो क्या 30 के बटे में कमाई, या जो चीज की जाती है, काम जो किया जाता है, कमाई। तो अब हमारे पास कितने हैं, पहले में कितना मैन कितने हैं 40 है, गुणा में कितने दिन करते हैं काम, 20 दिन करते हैं और कितने रुपए कमाते हैं, ये हमारे पास कमाते हैं 14,400 कमाते हैं। फिर हमसे पूछा है 16 तो मजदूर है और कितने दिन काम करते हैं, 30 दिन काम करते हैं, तो कितने रुपए कमाएंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 से काटेंगे कितने पे कट गया 72 पे, कितने पे कट गया 72 पे, 4 से काटेंगे कितने पे कट गया 18 पे। तो रास बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 तिये 48, 480 गुणा में 18 बराबर में क्या हो जाएगा 18 0 0, 18 छिके 118, 8 126, 44, 4 80 लगी 14, 18 चौके 72 और 14 86, तो कितने रुपए कमाएंगे 8,640 रुपए। कितने रुपए कमाएंगे 8,640 रुपए क्या करेंगे, कमाएंगे कितने 16 कारीगर 30 दिन में। ए बी व सी किसी काम को 20, 24 व 30 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उसे कितने समय में पूरा कर लेंगे। तो 3 बंदे हैं, कौन है, एक है ए, एक है बी, एक है सी। किसी काम को 20 दिन में, 24 दिन में और 30 दिन में पूरा करते हैं। अगर तीनों को मिला दें तो कितने समय में काम पूरा करेंगे। तो हमारे पास कौन है, ए कितने दिन काम करता है 20 दिन, बी कितने दिन काम करता है, बी करता है 24 दिन, फिर सी कितने दिन करता है, सी करता है 30 दिन। तो कह रहा भी ये काम, कोई काम इनके पास है, अगर ये तीनों काम करते हैं तो इतने इतने दिन में पूरा करते हैं। अगर ये तीनों उस काम को एक साथ करें तो कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो हम इनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी सी छोटी संख्या जो इन तीनों से भाग हो जाए। 60 24 से नहीं होगा, तो 60 दूनी 120 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो 120 ऐसे छोटी सी छोटी संख्या है जो इन तीनों से क्या हो रही है, भाग हो रही है। देख लेते हैं कितने कितने से भाग हुई, भाग करें कितने पे 6 पे, 6 दूनी 12, 120 हो गया, 24
24 दूनी 48, 24 तीन 72, 24 चौके 96 और 24 पंजा 120, कितने पे 5 पे। 30 से 30 दूनी 60 दूनी 120, कितने पे 4 पे। यानी जो हमारा 120 आया ये हमारे पास क्या भाई जो एलसीएम होता है, क्या ये एलसीएम, यही टोटल काम होता है, क्या है यही टोटल काम होता है, क्या होता है टोटल काम होता है। अब हमारे पास कितने हैं, इनकी कैपेसिटी कितनी है 6 5 11 और 4 15, 15 ए बराबर में कितने हैं 120 है, कितने हैं 120 है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 120 बटे में 15, कितना हो जाएगा 120 बटा में 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 15 छिक्के 90, 15 सत्ता 105 और 15 अट्ठा 120। यानी कितने दिन में कर देंगे तीनों मिलकर कर देंगे उसको 8 दिन में। कितने दिन में कर देंगे 8 दिन में पूरा कर देंगे। कितने दिन में पूरा करेंगे 8 दिन में। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास पाइप और टंकी का। पाइप ए टंकी को 20 मिनट में भरता है। कौन है ए है जो पाइप है वो टंकी को 20 मिनट 24 मिनट में भरता है। बी उसे 72 मिनट में भरता है। बी कितने में भरता है 72 मिनट में भरता है। तो दोनों एक साथ कितने समय में भरेंगे। तो पूछ रहा है अभी दोनों अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने समय में टंकी को भर देंगे। तो हमारे पास कौन है एक ए है, कितना समय लेता है 24 मिनट लेता है। और बी कितनी मिनट लेता है, बी लेता है 72 मिनट। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ गया 72। कितना आ गया 72। 24 से भाग करेंगे तो कितना आ गया है 3, 72 से भाग करेंगे तो कितना आ गया है 1। यानी टोटल कैपेसिटी कितनी है टंकी की 72 लीटर की है। कितने की 72 लीटर की। ए की कैपेसिटी कितनी है 3 और बी की कितनी है 1। तो हमारे पास क्या हो गया 4 ए बराबर में कितने हैं 72 है। तो ए बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 72 बटे 4 यानी 18 मिनट में। कितने मिनट में भर देंगे 18 मिनट में भर देंगे दोनों एक साथ। कितने में 18 मिनट में भर देंगे दोनों एक साथ में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर है। बहत्तर किलोमीटर को सेकंड में बदलो। तो हमें क्या दिया हुआ है किलोमीटर दिया उसको सेकंड में बदलना है। किसको किलोमीटर को सेकंड के अंदर बदलना है। अगर आपको किलोमीटर को सेकंड में बदलना है तो आपको 5/18 से भाग करना पड़ेगा। कितने से 5/18। किसको सेकंड में बदलने के लिए, सेकंड में बदलने के लिए, इसमें सेकंड में बदलने के लिए तो आपको क्या करना है 5/18 से भाग करना पड़ेगा। कितने से 5/18। किलोमीटर में बदलने के लिए, किलोमीटर में बदलने के लिए, किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से। कितने से 5 से। बड़ी से छोटी में जाओगे तो बड़े अंक से भाग किया जाता है। अगर छोटे से बड़े में जाओगे तो छोटे अंक से भाग किया जाता है। अब किसको बदलना है 72 किलोमीटर को किस में बदलना है सेकंड के अंदर बदलना है। तो सेकंड के अंदर बदलना तो आप 72 लिखो और गुणा में क्या लिख दो 5/18। काटे कितने पकड़ गया 4 पे यानी 20 किलोमीटर पर सेकंड। कितने में 20 किलोमीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तीन साइकिलों की चाल का अनुपात 2:3:5 है तो समय का अनुपात होगा। तो हमारे पास क्या भी 3 साइकिल है उनकी चालों का अनुपात कितना है 2:3:5 है तो समय का अनुपात होगा। चाल और समय एक दूसरे के क्या होते हैं विपरीत होते हैं। चाल और समय, चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या होते हैं एक दूसरे के विपरीत। अगर चाल ज्यादा है तो समय कम लगेगा, अगर चाल कम है तो समय ज्यादा लगेगा। तो हमारे पास 3 है देख लेते भाई। एक है पी, कौन कौन हमारे पास ए
के टी है। तो इनकी चालों का अनुपात कितना है? तो चाल का अनुपात क्या दिया हुआ हमें? 2:3:5। अब हमने क्या निकालना है? इनका समय निकालना है। क्या निकालना है? समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए आपने कुछ नहीं करना, जिस चीज की निकालनी है उसको आप रखो अपने हाथ के नीचे, ऐसे ऐसे रखो। तो अब क्या, इन दोनों की जो गुणा आएगी, 5 ये 15, तो ये 15 हो जाएगा। फिर किसकी ये निकालना है, इसको हाथ के नीचे रखो, तो 5 दूनी 10। फिर क्या निकालना है? पी की निकालनी है, तो पी को रखो हाथ के नीचे, और 3 दूनी 6। तो ये क्या हो गया? इनकी चालों का अनुपात हो गया है। क्या करना है? अगर चाल दी हुई समय निकालना, तो आपने क्या करना है? जिस चीज की आपने पहले एक ही निकालनी है, तो एक को रखो आप हाथ के नीचे, ऐसे ऐसे रखोगे, तो उन दोनों की गुणा करके एक के नीचे लिख दो, 5 ये 15। फिर किसकी निकालनी? के की निकालनी है, तो के को रखो हाथ के नीचे, और इन ए की और पी की गुणा करके उसके के नीचे लिख दो 10। फिर किसकी? पी की निकालनी है, पी को रखो हाथ के नीचे, और ए की और के की गुणा करके उसके नीचे लिख दो। तो हमारे पास कितनी आई है? चालों का जो अनुपात है हमारे पास कितना है? 15:10:6। तो ऑप्शन नंबर है ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 15:10:6। ये आगे हमारे कुछ साइंस के क्वेश्चन भी हमने ऐड किए हैं बच्चों के लिए। शरीर की सिक्स्थ बुद्धि कहा जाता है, तो हमारे शरीर की छठी बुद्धि किसको कहा जाता है? अनुमस्तिष्क को कहा जाता है, मध्य मस्तिष्क को कहा जाता है, अगर मस्तिष्क को कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये तीनों ही हमारे मस्तिष्क के भाग होते हैं। कौन है? अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अगर मस्तिष्क। तो किसको कहा जाता है? जो हमारे पास मध्य मस्तिष्क होता है उसको हम क्या कहते हैं भाई? शरीर की छठी बुद्धि कहते हैं। इसको मध्य मस्तिष्क को शरीर की छठी बुद्धि कहा जाता है। भूख, प्यास, डर, नींद को नियंत्रित करता है। क्या भाई? जो हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, डर लगता है, और जो नींद आती है, उसको नियंत्रित कौन करता है? थैलेमस करता है, हाइपोथैलेमस करता है, ए व बी दोनों करते हैं, इनमें से कोई नहीं। भूख, प्यास, नींद और डर को कौन नियंत्रित करता है? तो उसको करता है हमारे पास हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मास्टर ग्रंथि होती है, तो इनमें से मास्टर ग्रंथि कौन सी है? मस्तिष्क होता है, लीवर है, छोटी आंत है, या पीयूष है? तो हमारे पास एक होती है मास्टर ग्रंथि और एक होती है सुपर मास्टर। एक क्या होती है? सुपर मास्टर। तो सुपर मास्टर हमारे पास कौन होता है भाई? हाइपोथैलेमस। कौन होता है? हाइपोथैलेमस। कौन होता है? हाइपोथैलेमस हमारे पास सुपर मास्टर ग्रंथि होती है। लीवर क्या होता है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। तो हमारे पास मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? तो पीयूष जो होती है हमारे पास, वो कौन होती है? मास्टर ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है, माल्टोज शुगर प्राप्त होता है। जो माल्टोज शुगर होता है वो किससे प्राप्त होता है? सेलुलोज से प्राप्त होता है, ग्लूकोज से प्राप्त होता है, नमक से, या उबले चावल से? तो माल्टोज शुगर किससे प्राप्त होता है? नमक से होता है, सेलुलोज से होता है, ग्लूकोज से होता है, या उबले हुए चावल से होता है? तो हमारे किससे प्राप्त होता है? ये हमें उबले हुए चावल से प्राप्त होता है। किससे? उबले हुए चावल से। ऑप्शन नंबर डी। पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, वनस्पति विज्ञान, पोल्ट्री फार्म, इनमें से कोई नहीं? तो एपीकल्चर क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी। तो जब आपकी मक्खी लड़ जाएगी तो आपका मुंह एप्पल जैसा हो जाएगा। क्या होगा? जब आपके मुंह के ऊपर मक्खी खा जाएगी या काट जाएगी तो आपका मुंह एप्पल जैसा हो जाएगा। इससे आप याद रख सकते हो एपीकल्चर किसके लिए होता है? मधुमक्खी पालन के लिए। तो पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान।
पोल्ट्री फार्म के अंदर क्या किया जाता है प्रयोग? एक्यूम्बेटर प्रयोग किया जाता है। मुर्गा पालन। नेक्स्ट है रक्त समूह की खोज किसने की? किसकी? रक्त समूह की खोज की। कार्ल लैंडस्टेनर ने, एडवर्ड जेनर ने, स्टमाइन ने, या उपरोक्त सभी ने? तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? उसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टेनर ने। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टेनर ने। कोशिका का रंग होता है किसका? कोशिका का रंग होता है काला, लाल, पीला, गुलाबी। तो हमारे पास पीला रंग किसका होता है? पीला रंग होता है प्लाज्मा। किसका होता है? प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? पीला होता है। तो कोशिका का रंग हमारे पास कैसा होता है? कोशिका का रंग होता है लाल। कैसा होता है? लाल। अब ये आगे हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन है जो बेसिक से हमने शुरू की है, और धीरे धीरे आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे कंप्यूटर के। एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है। इसके मोबाइल फोन महंगे हैं, अच्छे भी होते हैं लेकिन महंगे हैं। तो एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? पैक है, मैक है, डेक है, या सैक है? तो एप्पल कंपनी के द्वारा जो बनाया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम वो कौन सा है? मैक। कौन सा है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बैंकों में चेक को रीड करने के लिए किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है? जो बैंक के अंदर आप चेक देके पैसे निकालते हो उसको रीड करने के लिए किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है या किस विधि का प्रयोग किया जाता है? एमडीआर का, एमपीआर का, एमआईसीआर का, पीआईसीआर का? तो उसके अंदर प्रयोग क्या होता है हमारे पास? क्या होता है वो? मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकोनिगेशन। क्या होता है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकोगिनेशन। रिकोगिनेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? MICR बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकोगिनेशन। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें क्या चीज प्रयोग होती थी? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, AI, उपरोक्त सभी। तो ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? बार्डिन व शाकले ने की थी। किसने? बार्डिन व शाकले ने की थी बेल लेबोरेटरी अमेरिका के अंदर। तो उसके अंदर क्या होती थी? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर। AI का आजकल इस्तेमाल हो रहा है सबसे ज्यादा। वर्ल्ड वाइड वेब का बैकबोन किसे कहा जाता है? जो डब्ल्यू होता है, वर्ल्ड वाइड वेब का बैकबोन किसे कहा जाता है? TPT, HPST, HTTP या MICR? तो किसको बोला जाता है? HTTP को। और फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होती है? प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है वायरस की फुल फॉर्म क्या है? वायरस का पूर्ण रूप क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिस्टार्ट अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सिस अंडर सीज, वोल्वो इंफॉर्मेशन रिसोर्सिस अंडर सेज। इनमें से कोई नहीं। तो वायरस क्या होता है? खतरनाक होता है किसी भी चीज का हो। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सिस अंडर सीज। ऑप्शन नंबर बी। ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। तो ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीनी भाषा के अंदर बदलता है उसको क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन ब्राउजर, कंपाइलर, उपरोक्त सभी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम कंपाइलर। क्या बोलते हैं? कंपाइलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाइलर। ऑप्शन नंबर सी।
किसी भी वेब पृष्ठ को रिलोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? किसी भी वेब पृष्ठ को रिलोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? स्टार्ट, स्टॉप, रिफ्रेश, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या दबाते हैं? रिफ्रेश बटन दबाते हैं। कौन सा दबाते हैं? रिफ्रेश बटन को हम क्या करते हैं? दबाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है? किसकी? यूपीएस की। अगर कंप्यूटर के अंदर पूछे ये, और एक केबल होती है हमारे पास अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर, उस प्रकार से इसकी होती है अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर सीथड। तो इसके अंदर हमारी क्या होती है भाई? इन इंटरप्ट पावर सप्लाई होती है। क्या होती है? इन इंटरप्ट पावर सप्लाई, बिना बाधा के लगातार सप्लाई देते रहना। 0 से 9 तक की कुंजी को कहा जाता है? 0 से 9 तक की कुंजी को कहा जाता है मॉडिफायर कुंजी, स्पेशल कुंजी, न्यूमेरिक कुंजी या उपरोक्त सभी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक कुंजी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? न्यूमेरिक कुंजी बोला जाता है। पॉइंटर एंड ड्रा डिवाइस किसे कहते हैं? क्या भाई? पॉइंटर एंड ड्रा डिवाइस किसे कहते हैं? प्रिंटर को, कीबोर्ड को, माउस को, मॉनिटर को। तो पॉइंटर एंड ड्रा डिवाइस हम किसको बोलते हैं? माउस को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माउस को। तो हमारे पास ये क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड भी क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। ये आगे हमारे हरियाणा जीके के क्वेश्चन। मुगल पेंटिंग किस जिले में है? तो जो मुगल पेंटिंग है वो हरियाणा के किस जिले के अंदर है? अंबाला, रोहतक, हिसार या पानीपत। तो हमारे पास क्या है वो? किसमें है वो? हमारे रोहतक जिले के अंदर है। किसमें है? रोहतक जिले के अंदर है। कालेश्वर नेशनल पार्क में स्थित मंदिर समर्पित है? जो कालेश्वर नेशनल पार्क है उसमें एक मंदिर है, वो किसको समर्पित है? और ये कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर है। कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर नेशनल पार्क है ये, यमुनानगर, कालेश्वर। बालाजी को समर्पित है, अंजनी माता को है, विष्णु भगवान को है, कृष्ण जी को है। तो ये काफी बार ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो ये विष्णु भगवान जी को क्या है? समर्पित है। किसको है? विष्णु भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट है, शाह आयोग की स्थापना हुई? तो जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो उस समय क्या करना था? सीमा का बंटवारा करना था। उस सीमा का बंटवारा करने के लिए शाह आयोग का गठन किया गया था। तो पुत्र कभी शाह आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 को, 1956 को, 1966 को या 1960 को? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था और हरियाणा को 35.8% हिस्सा पंजाब का मिला था। तो उसमें शाह आयोग का योगदान था। और उसकी स्थापना कब हुई थी? 23 अप्रैल 1966 को शाह आयोग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन भी काफी बार पेपर के अंदर पूछा जा चुका है। साथ में ये डेट भी आपने याद रखनी है, 23 अप्रैल 1966। टूटा हुआ आदमी उपन्यास है? क्या भाई? टूटा हुआ आदमी उपन्यास है। तो ये उपन्यास लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? बालमुकुंद गुप्त के द्वारा, शेखर गुरेरा, मोहन चोपड़ा, अब्दुल रहमान खान। तो टूटा हुआ आदमी किसका उपन्यास था? तो टूटा हुआ आदमी उपन्यास था मोहन चोपड़ा का। किसका था? मोहन चोपड़ा का। शेखर गुरेरा क्या है? हास्य कवि है। नेक्स्ट है, हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना हुई? तो हरियाणा के अंदर उर्दू को बढ़ावा देने के लिए उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। तो किस डेट को की गई थी? 22 दिसंबर 1987, 22 दिसंबर 1985, 22 दिसंबर 1976, 22 दिसंबर 1995। तो संस्कृत अकादमी भी है, उर्दू अकादमी भी है, हिंदी अकादमी भी है। ये सारी अकादमी हरियाणा के अंदर है। तो आपसे पूछा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा के अंदर उर्दू अकादमी की स्थापना 22 दिसंबर 1985 को हुई थी। कब हुई थी? 22 दिसंबर 1985 को। ऑप्शन नंबर बी।
हरियाणा की सहकारी समिति अधिनियम पारित हुआ। हरियाणा की जो सहकारी समिति अधिनियम कब पारित हुआ था? 1982, 1984, 1986 या 1998? सहकारी समिति अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1984 को। कब पारित हुआ था? 1984 को। कब हुआ था? 1984 को। हरियाणा में लड़ी गई प्रसिद्ध लड़ाइयां, तो हरियाणा के अंदर कौन सी प्रसिद्ध लड़ाइयां लड़ी गई है? करनाल की लड़ाई, कुरुक्षेत्र की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई या रोहतक की लड़ाई? करनाल की लड़ाई 1739 में हुई थी। कुरुक्षेत्र की लड़ाई महाभारत 900 ईसा पूर्व हुई थी। पानीपत की लड़ाई 1726, 1526, 1556 और 1761 में पानीपत की 3 प्रसिद्ध लड़ाइयां लड़ी गई थी। तो पानीपत के अंदर कितनी लड़ाइयां लड़ी गई थी? 3। कितनी? 3 लड़ाइयां लड़ी गई थी। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी है, क्या पूछा है? हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कौन सी है? जींद है, रोहतक है, हिसार है, पंचकुला है? हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कौन सी है? तो जींद को क्या कहा जाता है? हरियाणा का दिल कहा जाता है। ऐसा जिला जिसकी सीमा सबसे ज्यादा जिलों से लगती है। जींद की सीमा क्या है? सबसे ज्यादा जिलों से लगती है और इसको क्या जाता है? हरियाणा का दिल कहा जाता है। तो राजनीतिक राजधानी कौन सी है? रोहतक है। कौन सी है? राजनीतिक राजधानी कौन सी है? जींद। कोई भी नई पारी की शुरुआत करता है राजनीति के अंदर हरियाणा में, तो सबसे पहले जो रैली की जाती है वो जींद के अंदर की जाती है। मैक्सिमम रैली आपको जींद के अंदर देखने को मिलेगी जो राजनीति की नई पारी की शुरुआत करता है। हरियाणा का प्राचीन व प्रसिद्ध कवि है, तो हरियाणा का प्राचीन व प्रसिद्ध कवि है अनूपचंद अहमद, भागीरथ लाल जखमी, संत सूरदास, पंडित श्री राम शर्मा। तो हरियाणा का प्राचीन व प्रसिद्ध कवि कौन है? संत सूरदास है। कौन है? संत सूरदास है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? सिही गांव, फरीदाबाद में। कौन सा गांव है? सिही गांव है। और कौन से जिले का है? फरीदाबाद, जो हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। क्या हरियाणा का सबसे छोटा जिला है? फरीदाबाद। हरियाणा की सबसे बड़ी झील, हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बड़खल झील है, दमदमा झील है, तिलियार झील है, इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे बड़ी झील हमारे पास कौन सी है? वो है दमदमा। कौन सी है? दमदमा। कहां पर है? गुरुग्राम में। कहां पर है? गुरुग्राम में। बड़खल कहां पे है? बड़खल है फरीदाबाद में। कहां पे है? फरीदाबाद। और तिलियार कहां है? ये है रोहतक। कहां है? रोहतक। तो सबसे बड़ी कौन सी है? दमदमा झील है, जहां पर प्रवासी पक्षी आते हैं। हरियाणा में अधिकतम मंत्री बन सकते हैं। तो पहले क्या भाई, जितने जीतते थे उनको खुश रखने के लिए मंत्री बना देते थे, लेकिन उसके बाद क्या एक नियम बना दिया गया, आप इतने ही मंत्री बना सकते हो। तो हरियाणा के अंदर 13, 14, 15 या 16, तो ज्यादा से ज्यादा हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीटें हैं। कितनी है? 90 विधानसभा सीटें हैं। तो उसमें से क्या बन सकते हैं? 14 ही मंत्री बन सकते हैं हमारे। 13 पॉइंट कुछ है, कितने? 13.6 पता नहीं 5 इतने आते हैं। तो मैक्सिमम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं? 14 मंत्री। हरियाणा में कितनी भौगोलिक इकाइयां पाई जाती है? हरियाणा के अंदर कितनी भौगोलिक इकाइयां पाई जाती है? 2, 4, 6, 5? कितनी इकाइयां पाई जाती है हरियाणा के अंदर? तो हरियाणा के अंदर 4 इकाइयां पाई जाती है। कितनी? 4 इकाइयां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है, तो हरियाणा के अंदर प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट कौन है? जगत जाखड़ है, यदुनाथ सरकार है, शेखर गुरारा है, उदयभानु हंस है। जगत जाखड़ क्या ये भाई फिल्म निर्देशक है। यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को हरिधान्यक कहा था। शेखर गुरारा हमारे पास क्या एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है। कौन है? शेखर गुरारा क्या एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है।
चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किसकी? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो ये कहाँ पे है? ये हिसार के अंदर है। कहाँ पे है? हिसार के अंदर हमारे पास ये यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 फरवरी 1968, 2 फरवरी 1969, 2 फरवरी 1970, 2 फरवरी 1971। तो ये कब हुई थी इसकी? 2/2/1970 को। कब हुई थी? 2/2/1970 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान। तो विश्व के अंदर जो सबसे पहले लिखा गया लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का है, नीदरलैंड का है, ब्रिटेन का है या भारत का है? तो किसका है? 17 सितंबर 1787। क्या? 17 सितंबर 1787 को ये लिखा गया था। और किसका है? अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा संविधान। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का है, अमेरिका का है, ऑस्ट्रेलिया का है या न्यूजीलैंड का है? तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? ब्रिटेन का है। किसका है? ब्रिटेन का है। नगरकोट मंदिर पर आक्रमण किया गया। जो नगरकोट मंदिर पर आक्रमण किया, तो ये नगरकोट कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इस पे आक्रमण कब किया गया? 1008 ईस्वी को, 1006, 1012, 1014। तो कब किया गया था? 1006 में। कब किया गया था? 1006 में। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया 1991, 1175, 1275, 1025। तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1175 में किया था। कब किया था? सबसे पहले 1175 में आक्रमण किया था। पशुपालन की शुरुआत किस युग में हुई थी? तो किसकी पूछा भाई? पशुपालन की शुरुआत किस युग के अंदर हुई थी? तो ये हमारे किसके हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। ऑप्शन दिए हैं पाषाण युग में, पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, इनमें से कोई नहीं। तो ये कब हुई थी? ये हुई थी हमारे पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल के अंदर क्या हुई थी? कृषि की, पशुपालन की शुरुआत हुई थी। किसकी? पशुपालन की। गेहूं, जौ और कपास के साक्ष्य मिले हैं। किसके? गेहूं के, जौ के और कपास के साक्ष्य कहां से मिले हैं? बनावली से। यहाँ पे एक अल मिला है, बुरजोम से, मेरगढ़ से, राखी गढ़ी से। राखी गढ़ी की अभी खुदाई चल रही है, हड़प्पा सभ्यता का बड़ा स्थल है। तो कहां से प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़। और ये मेहरगढ़ कहां पे है? बलूचिस्तान। कहां पे है? बलूचिस्तान। और ये बलूचिस्तान किसका हिस्सा है? पाकिस्तान का। किसका है? पाकिस्तान का। तो यहां से किसके साक्ष्य मिले थे? गेहूं, जौ और कपास के क्या मिले थे? साक्ष्य मिले थे। किस काल के अंतिम चरण में तांबे की खोज हुई थी? किस काल के अंतिम चरण में तांबे की खोज हुई थी? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या इनमें से कोई नहीं? तो ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था, इसका लास्ट क्वेश्चन है। और ये प्रैक्टिस सेट आप बच्चों ने जरूर लगाना है। इससे आपको आपकी तैयारी का पता चल जाएगा, आपकी कितनी तैयारी है और कितनी तैयारी और आपने करनी है। ये प्रैक्टिस सेट जब आप लगाओगे तो आप अपना स्कोर भी काउंट करना, 100 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, इससे आप अपनी तैयारी को परख सकते हो। और ऐसी ही वीडियो और मॉक टेस्ट 2000 क्वेश्चनों की सीरीज और यूट्यूब चैनल के ऊपर सारी थ्योरी की वीडियो प्लस में एमसीक्यू की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। टेक्निकल विद पूनिया सर पे आप जरूर जुड़ के देखें। अगर आप बच्चों ने सिलेक्शन लेना तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। किस काल के अंतिम चरण में तांबे की खोज हुई थी? पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में या इनमें से कोई नहीं? तो किस काल में हुई थी? नवपाषाण काल में ये शुरुआत हुई थी। किसमें? नवपाषाण काल में शुरुआत हुई थी। ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ऐसे ही हम आपको 20 से 25 प्रैक्टिस सेट देंगे पेपर से पहले, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सको और आने वाला जो एग्जाम है उसको आप जरूर क्वालिफाई करके
नौकरी प्राप्त करो, ऐसी हम आप बच्चों के लिए दुआ करते हैं। धन्यवाद।